हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। आखिर किस्मत का लिखा क्या होता है? क्यों कहते हैं कि किस्मत का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जीवन का निर्वाह भाग्य के अधीन है। जीवन के दुखों को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं और भाग्य एवं भगवान को कोसने लगते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि शरीर का निर्वाह जैसे होना लिखा है वैसे ही होगा। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर भाग्य में मरना ही लिखा होगा तो अन्न रहते हुए भी भूखा मरना होगा, और अगर भाग्य में लिखा होगा तो बिना प्रयास के भी शरीर का निर्वाह होगा। अर्थात भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहें। कर्म तो हमें करना ही होगा, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। दोस्तों, मेरी आज की कहानी को सुन के आपको भी इसका एहसास हो जाएगा कि होनी प्रबल है, जिसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, विजयपुर नाम के एक गांव में विक्रम नाम के एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करते थे। विक्रम का एक मित्र था जो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। एक रात की बात है, विक्रम ने सपने में देखा कि उसके मित्र की तबीयत ठीक नहीं है। विक्रम नींद से उठ के बैठ गया और अगले दिन मित्र के गांव जाने की तैयारी करने लगा। मित्र का गांव काफी दूर था, जिसके रास्ते में कई और गांव भी पड़ते थे। अगले सुबह विक्रम अपने मित्र के घर की ओर चल पड़ा। अभी विक्रम कुछ ही दूर जा सका था कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला, जिसने विक्रम से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? जिस पे विक्रम ने बताया, जी मैं किशनपुर जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने। जिस पे उस अनजान व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो बहुत दूर और दूसरे प्रदेश से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे भी किशनपुर जाना है। मैं रास्तों से भली भांति परिचित नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे अपने साथ किशनपुर ले चलेंगे? विक्रम ने सोचा, चलो अच्छा ही है, एक से भले दो, बातचीत करते हुए रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। विक्रम ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम चित्रगुप्त बताया। विक्रम ने मजाक करते हुए बोला, कौन चित्रगुप्त? वही जो हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। विक्रम की बात सुन चित्रगुप्त मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। विक्रम ने पुनः चित्रगुप्त से पूछा, अच्छा बताओ, तुम काम क्या करते हो और किस वजह से तुम किशनपुर जा रहे हो? जिस पे चित्रगुप्त ने बताया, मैं एक पत्रवाहक हूँ और अपने स्वामी के आदेश के अनुसार मुझे यहाँ के गाँव में कुछ लोगों को अपने स्वामी का संदेश देना है। दोनों इसी प्रकार बात करते हुए चले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गाँव आया तो चित्रगुप्त ने विक्रम से कहा, मित्र तुम यहीं किसी पेड़ की छाया में आराम करो, तब तक मैं अपने स्वामी का संदेश देकर आता हूँ। मैं थोड़ी देर में यहीं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। विक्रम ने कहा, ठीक है, और वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। चित्रगुप्त वहाँ से गांव के अंदर चला गया। कुछ देर बाद विक्रम ने गांव के लोगों को बात करते हुए सुना कि गांव के एक व्यक्ति को हाथी ने पैरों से कुचल दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इसके कुछ ही देर बाद चित्रगुप्त भी वहां लौट आया और दोनों उस घटना की चर्चा करते हुए वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। गांव के बाहर ही एक बड़ा दिव्य मंदिर था, जिसमें विश्राम करने की भी उचित व्यवस्था थी। विक्रम के दोस्त का गांव अभी बहुत दूर था और रात भी हो रही थी, तो विक्रम ने चित्रगुप्त से कहा, मित्र रात होने वाली है और दिन भर की यात्रा के कारण थकान भी लग रही है। आज रात भोजन करके हम यहीं विश्राम कर लेते हैं, कल सुबह फिर से आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। जिस पे चित्रगुप्त ने कहा, ठीक है मित्र, तुम भोजन का प्रबंध करो, मुझे इस गांव में किसी को अपने स्वामी का संदेश देना है। तुम भोजन खाकर आराम करो, मैं संदेश देने के बाद खा लूंगा। इतना कह के चित्रगुप्त वहां से चला गया। चित्रगुप्त के जाने के कुछ समय बाद विक्रम को गांव में से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और पलक झपकते ही पूरा गांव आग में जल उठा। विक्रम इस बार आश्चर्य से भर गया और सोचने लगा, ये चित्रगुप्त जिस गाँव में भी जाता है वहाँ कोई न कोई नुकसान जरूर होता है। विक्रम का मन संदेह से भर गया, लेकिन पूरी रात विक्रम ने चित्रगुप्त से इस बात की चर्चा नहीं की। अगली सुबह दोनों फिर से किशनपुर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया तो चित्रगुप्त ने विक्रम से कहा, मित्र तुम आगे चलो, मैं थोड़ी देर में तुमसे पुनः मिलता हूँ। मुझे इस गांव में भी अपने स्वामी का संदेश देना है। इतना कह के चित्रगुप्त वहाँ से जाने लगा, लेकिन इस बार विक्रम न आगे बढ़ा न ही विश्राम किया और वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि आखिर ये चित्रगुप्त जाता कहाँ है और क्या संदेश देता है। अभी विक्रम इसी सोच में डूबा हुआ था कि गाँव से चिल्लाने की आवाज आने लगी कि एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया है और उसकी मौत हो गई है। ये सुनते ही विक्रम उस दिशा में दौड़ पड़ा। तभी उसने देखा कि सामने से मुस्कुराते हुए चित्रगुप्त चला आ रहा है। चित्रगुप्त को हंसता हुआ देख के विक्रम का गुस्सा बढ़ गया और उसने चित्रगुप्त से कहा, क्या बात है मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम जिस गांव में भी जाते हो
वहाँ कोई अनहोनी जरूर होती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? जिस पे चित्रगुप्त ने विक्रम के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मित्र विक्रम, मुझे तो तुम अत्यंत ज्ञानी और धैर्यवान दिखाई पड़ते हो और इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ चलना भी स्वीकार किया था। लेकिन तुम्हारे इस सवाल से मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। जिस पे विक्रम ने कहा, मैं आपको भली भांति पहचान गया हूँ, लेकिन मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूँ ताकि मेरे मन में संदेह का कोई कारण न बचे। तब चित्रगुप्त ने कहा, मैं यमराज का सहयोगी चित्रगुप्त हूँ और नियति के अनुसार उन लोगों के प्राण का हरण कर रहा हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। विक्रम को ये एहसास तो था कि ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सभी की मृत्यु में शामिल है, पर वास्तविक चित्रगुप्त होने की बात सुन के विक्रम भी सहम गया और हिम्मत जुटा के बोला, ठीक है, यदि तुम सच में चित्रगुप्त हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होनी है। चित्रगुप्त मुस्कुराकर बोले, इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है, अन्यथा तुम भयभीत हो जाओगे। लेकिन विक्रम जिद पर अड़ गया कि सिद्ध करो कि तुम ही चित्रगुप्त हो और बताओ मुझे अगली मृत्यु किसकी होगी। विक्रम के न मानने पर चित्रगुप्त ने बताया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी परम मित्र की होनी है जिससे मिलने तुम किशनपुर जा रहे हो। अपने मित्र की मृत्यु की खबर सुनते ही विक्रम शोक में डूब गया और सोचा, अगर ये सच में चित्रगुप्त है तो मेरे वजह से मेरे बचपन के दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने ही न जाऊं। चित्रगुप्त विक्रम के मन की बात को समझ गए और हंसने लगे और बोले, तुम इतने ज्ञानी होकर भी भाग्य को बदलना चाहते हो। तुम अपने मित्र से मिलो या ना मिलो, इससे भाग्य का लिखा नहीं बदलने वाला है। तुम्हारे मित्र की मृत्यु अटल है जो अगले कुछ ही क्षणों में घटित भी होने वाली है। चित्रगुप्त की ये बात सुन के विक्रम को यकीन हो गया कि मन की बात को जान लेना किसी सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है, ये निश्चित ही चित्रगुप्त ही है। फिर भी विक्रम ने भाग्य को बदलना चाहा और वापस अपने गांव को जाने लगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही विक्रम पीछे मुड़ा उसे उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता दिखा, जो विक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न दिख रहा था। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था, चूंकि वह एक पैर से अपाहिज और गूंगा था, इसलिए ना ही वह विक्रम के पास आ पा रहा था, ना ही आवाज देकर उसे रोक पा रहा था। बेचारा पूरी जान लगाकर एक पैर से ही अपने दोस्त विक्रम के पास आ रहा था, जिस वजह से उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। जैसे ही वो विक्रम के पास पहुंचा, उसकी मृत्यु हो गई। विक्रम को तो जैसे सांप सूंघ गया और वो निराश होकर चित्रगुप्त की ओर देखने लगा। तब चित्रगुप्त ने उसे सारी बात समझाई। इसकी मृत्यु तो निश्चित ही थी। तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा था। गूंगा और अपाहिज होने के कारण वो तुम्हें रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने शरीर की सारी क्षमता का उपयोग कर तुम तक पहुंचना चाहा और हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। और भाग्य का लिखा बदलने की कोशिश करने वाले तुम ही अपने मित्र के मृत्यु का कारण बने। विक्रम बेबस होकर नियति से हार चुका था। तभी अगले क्षण विक्रम के मन में खुद की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई और विक्रम ने चित्रगुप्त से कहा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब चित्रगुप्त ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव को उसकी मृत्यु की जानकारी होना उचित नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र माना है, अतः मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बारे में बता देता हूँ। आज से 1 वर्ष पश्चात किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने की वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसमें सबसे आश्चर्य की बात ये होगी कि तुम खुशी के साथ फांसी को स्वयं स्वीकार करोगे। इतना कह के चित्रगुप्त ने कहा, सदैव याद रखना, किसी भी जीव के जन्म लेने के साथ ही मृत्यु हर क्षण उसके साथ ही चलती है, परंतु भोग विलास और क्षणिक दुखों में फंसकर मनुष्य ये भूल जाता है कि उसकी मृत्यु हमेशा उसके साथ चल रही है। इतना कह के चित्रगुप्त वहाँ से चले गए। अपने मित्र की अंतिम क्रिया कर विक्रम भी वापस अपने गाँव लौट आया। अब प्रतिदिन विक्रम अपने मृत्यु के दिन गिनने लगा था और उससे बचने की योजना बना रहा था। विक्रम को एक उपाय सूझा और वो अपने राजा के पास गया और सारी बात कह सुनाई। राजा के मंत्रियों ने कहा, अब तो सिर्फ 6 महीने ही बाकी हैं, अतः हम बस एक कार्य कर सकते हैं कि विक्रम को यहीं महल में रखा जाए ताकि ये कहीं जा न सके और बिना हमारी मर्जी के कोई भी विक्रम से ना मिले। लेकिन विक्रम को कोई दिक्कत न हो, इसलिए उसे महल में घूमने की आजादी भी दी गई। धीरे धीरे 6 महीने बीते और मृत्यु का दिन भी आ गया। विक्रम उस रात डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि रात बीते और मृत्यु टल जाए, लेकिन होनी तो प्रबल थी। विक्रम को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के विषय में वह खुद भी नहीं जानता था। उसी रात विक्रम को नींद में चलने का दौरा पड़ा और नींद में चलते हुए वो घोड़ों के अस्तबल में पहुंच गया। नींद में ही वो एक घोड़े के ऊपर सवार होकर राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में चला गया और वहाँ के राजमहल में पहुँच गया।
रात के अंतिम पहर में होने के कारण सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। विक्रम चलते चलते वहाँ के राजा के शयन कक्ष में पहुँच गया और वहीं जाकर लेट गया, जहाँ राजा अपनी रानी के साथ शयन कर रहे थे। सुबह हुई तो राजा ने विक्रम को रानी के बगल में लेटा हुआ देखा, जिसके बाद गुस्से से भरे हुए राजा ने विक्रम को गिरफ्तार करवा लिया। अब विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तो अपने राजा के महल में था, रातों रात ये क्या परिवर्तन हो गया। राजा ने विक्रम को दरबार में पेश करवाया और फांसी पे चढ़ाने की आज्ञा दी। तब हंसते हुए विक्रम ने कहा, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ है और आपके राज्य के पहरेदारों ने रोका क्यों नहीं। चित्रगुप्त की बात सत्य साबित हुई, भाग्य के लिखे हुए को कभी नहीं बदला जा सकता है। और विक्रम जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता था कि आज मेरी मृत्यु होनी है, सो हो रही है। विक्रम की ये बात सुन राजा को कुछ अजीब लगा कि किसी को अपनी मृत्यु की जानकारी कैसे हो सकती है। जिसके बाद राजा ने विक्रम से सारी बात बताने को कहा। विक्रम ने पूरी कहानी राजा को बताई। राजा को विक्रम की सत्यता पर थोड़ा विश्वास तो हुआ, पर उसने सोचा कहीं मृत्यु से बचने के लिए ये कोई कहानी न गढ़ रहा हो, इसलिए इसके कथन की सत्यता को जांच लेना चाहिए। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को पड़ोस के राज्य में विक्रम की बात की सत्यता को जानने के लिए भेजा, तो पता चला कि विक्रम 100% सच बोल रहा है। अब राजा के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि राजा ने बिना सत्य को जाने ही विक्रम को फांसी की सजा दे दी थी। अब अगर फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और अगर फांसी दी जाए तो एक निर्दोष की हत्या का पाप लगेगा। राजा ने अपने सभी ज्ञानियों से इसका हल जानना चाहा कि इस धर्म संकट से कैसे बचा जाए। तभी एक वृद्ध उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस निर्दोष को कच्चे सूत के धागे से फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि कच्चा सूत बहुत ही कोमल होता है, वो तुरंत टूट जाएगा और इस निर्दोष के जान भी बच जाएंगे। राजा को वृद्ध की बात बहुत अच्छी लगी और उसने ऐसा ही करने का आदेश भी दिया। सभी लोग खुश थे कि राजा का वचन और निर्दोष ब्राह्मण दोनों ही बच जाएंगे। विक्रम भी खुश था कि कच्चा सूत तो फट से टूट जाएगा और मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। चित्रगुप्त की बात गलत साबित हो गई। इसके बाद जैसे ही विक्रम को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने विक्रम के गले की नस को काट दिया था। विक्रम का शरीर जमीन पर गिर के तड़प रहा था और उसके गले से खून की धारा बह रही थी। देखते ही देखते विक्रम पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग हक्के बक्के होकर विक्रम को मरते हुए देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक कमजोर धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन भाग्य का लिखा अपना काम कर चुका था। इसलिए कहा जाता है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। व्यक्ति चाहे जो भी कर ले, पर नियति कभी नहीं बदल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल धर्मकोट टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।